नमस्कार, मैं धीरज शर्मा और आप देख रहे हैं एक नज़र। आज दिल्ली चुनाव का समापन है। आज 5 बजे वोटिंग वहां पे खत्म हो जाएगी और इसी के साथ ही हरियाणा में मेयर चुनाव का आगाज हो चुका है। प्रत्याशियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। इसी संबंध में जो करनाल से संभावित कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी हैं, जो डिप्टी मेयर रह चुके करनाल से, उसके बाद उन्होंने मेयर का चुनाव भी लड़ा था। कुछ उनकी धर्मपत्नी आशा वधवा ने लड़ा था। लगभग 8-9 हज़ार वोटों से वो रह गए थे और अब एक बार फिर वो चुनावी मैदान में होंगे। तो आज उनसे हम बात करने के लिए उनके कार्यालय में पहुंचे हैं। तो उनसे पूछते हैं कि उनकी भावी योजनाएं क्या हैं, उनकी रणनीति क्या रहेगी, वो किस प्रकार से जो है भारतीय जनता पार्टी के जो भी कैंडिडेट आएंगे सामने उनका मुकाबला करेंगे। तो अब हम बात करते हैं मनोज वधवा जी से। आपका स्वागत है वधवा जी। थैंक यू, धन्यवाद। आगाज हो गया, कल घोषणा कर दी चुनाव की। अभी पीछे विधानसभा चुनाव हुए करनाल के अंदर, जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी भारी बहुमत से हारी है वो। अभी 4-5 महीने हुए, तो इसमें भी क्या बदला है कि आप इतनी जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं मेरे चुनाव को लेके? ऐसा आत्मविश्वास कहां से आया आपके अंदर कि जो 35,000 का जो फासला है वो दूर करेंगे? और जबकि जो इस टाइम विधायक है जगमोहन आनंद, वो तो साफ तौर पर कह चुके कि आपको 20,000 से ऊपर वोट लेने नहीं देने के। तो ये आत्मविश्वास का कारण क्या है कि आप कांग्रेस का टिकट मांग रहे हो? सबसे पहले तो धीरज जी, एक नज़र के सभी दर्शकों का और आपका बहुत बहुत आभार है कि आज आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों में करनाल का जो मेरा परिवार है उनके बीच में अपनी बात रखने का जो मुझे आपने मौका दिया है, उसके लिए। जैसा कि आपने अभी कहा है कि विधानसभा के चुनाव के अंदर कांग्रेस की हार के बारे में आपने कही। देखिए, चुनाव जितने भी होते हैं, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो नगर निगम का हो, हर चुनाव की अपनी एक महत्ता है। हर चुनाव अलग होता है। देखिए, लोकसभा में सरकार देश की बननी होती है, विधानसभा के चुनाव के से हरियाणा प्रदेश की सरकार बननी है, और जो नगर निगम का चुनाव होता है उसमें सरकार बननी है करनाल की। और ये करनाल की सरकार या करनाल के लोगों की सरकार जो बननी है, इसमें और लोकसभा विधानसभा के चुनाव में बहुत ज्यादा फर्क होता है। और पीछे जो माहौल था, आप ये देखिए, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें लगभग 39% कांग्रेस को वोट मिली और 39.8% वोट बीजेपी को मिली है। और सीटों का जो 22,000 वोट टोटल, उसमें 14 सीटों का हार जीत का फैसला हुआ। यानी कि मुकाबला नेक टू नेक था। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग बराबर ही है और 7.75% वोट का फर्क रहा है कांग्रेस और बीजेपी में। और बाकी रही बात लोकल चुनाव की, ये लोकल चुनाव मैक्सिमम जो होता है, ये तो पार्टियों ने अब चुनाव पार्टी का बना दिया। नहीं तो आज से पहले देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो पिछला चुनाव मेयर का हुआ था, सोनीपत का, अंबाला का और पंचकूला का, तब वो सिंबल पे लड़े थे। उससे पहले कभी भी उन्होंने सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा। नगर निगम या मैं इनके जो लोकल निकाय के चुनाव हैं उनकी बात कर रहा हूं। बाकी इस बार पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, भले वो एमसी का चुनाव हो, भले वो मेयर का चुनाव हो। बाकी रही बात हार जीत, तो देखो जीवन में चलती रहती है। जो हारा है वही जीतता है, और कहीं ना कहीं उस हार से सीख भी मिलती है। चुनाव तो 2018 के अंदर हम भी हारे थे, लेकिन किस तरह से हमें वो चुनाव हराया गया तो वो पूरे करनाल की जनता को पता है। बाकी रही बात कि यहाँ के जो नेता हैं, उन्होंने कहा कि 20,000 वोट मिलेंगे, या तो वो अपने आप को मनोहर लाल खट्टर जी से भी बड़ा नेता मानने लग गए हैं। क्योंकि जब 18 के अंदर चुनाव हुआ था मेयर का, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने भी नगर निगम के चुनाव हुए थे, कहीं ये 70,000 से जीते थे, कहीं 50,000 से, कहीं करनाल 40,000 से भी जीते थे, और करनाल का चुनाव मात्र 9,000 के लगभग वोटों से ये जीते थे। करनाल सीएम सिटी थी और यहां पर हरियाणा प्रदेश के सीएम
जिन्होंने लगभग 7 दिन वो यहीं पे रहे थे। चुनाव को उन्होंने सरकारी तंत्र का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने हर तरीका अपनाया चुनाव को मेरे को हराने के लिए। और यहाँ तक कि जात पात का खेल भी खेला गया। उन्होंने अपने आप को सबसे बड़ा पंजाबी कह के लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने का काम किया। उसके बाद हालांकि ज्यादा लोग उनके बातों में नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी पूरी प्रयास किया जात पात का जहर बोलने का। उसके बाद उन्होंने एक बात और कही कि आपने करनाल वाले लोगों को कहने लगे कि आपने मेयर आपको चाहिए या मुख्यमंत्री चाहिए। नेचुरली बात है, लोगों ने ये कहा कि हमें मुख्यमंत्री तो चाहिए करनाल का। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मनोज को चुनाव, आशा वधवा जी को चुनाव जितवाते हो तो फिर भाई मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा, क्योंकि हाईकमान मेरे ऊपर एक्शन लेगा। भाई आप मुख्यमंत्री के तौर पे आप अपना चुनाव वहां से जितवा नहीं पाए सीएम सिटी होते हुए, तो इसलिए लोग उनकी कुछ इन बातों में भी आ गए। तो वो तो आज भी वही दौर आएगा, क्योंकि अभी सरकार उनकी है, उस टाइम सरकार उनकी थी। पहले मुख्यमंत्री ने कहा था मैं सबसे बड़ा पंजाबी हूँ, जगमोहन जी कहते हैं सबसे बड़ा पंजाबी हूँ। कोई बात नहीं, फिर वो तो पता लगेगा ना। नहीं, ऐसा नहीं है कि देखिए जात पात पे चुनाव लड़ना उनकी फितरत है। हम तो 36 बरादरी के बलबूते पे चुनाव पहले भी लड़े थे और अब भी। ठीक है, समाज की एक बात होती है और समाज फिर मैं मेरे से बड़ा अगर वो होगा पंजाबी तो वो पता लग जाएगा उसको, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि चुनाव लड़ेंगे और शिद्दत से लड़े भी हैं और आगे भी लड़ेंगे। और चुनाव इस बार सिनेरियो और है, क्योंकि पिछले 5 साल के अंदर जो लोगों को बरगलाकर इन्होंने अपने कैंडिडेट को जितवाने का काम किया, पिछले 5 साल के अंदर आप ये देखें ना, करनाल में स्मार्ट सिटी के नाम पर 1000 करोड़ रुपए आए। वो पैसा कहां है? जनता आज डर और भय के मारे पूछ नहीं रही है, लेकिन चिंतन तो कर ही रही है कि पिछले 5 साल के अंदर 1000 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के नाम पे आए, वो कहां गए? वो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गए। उसमें से 20% पैसा लगा नहीं है। उसमें सारों ने मिलके, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे सरकारी तंत्र हो, चाहे पार्टी हो सत्ता में, सब उस लूट के भागीदार रहे हैं। और जो करनाल की जनता का, हरियाणा प्रदेश की जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई को जिस प्रकार से इन्होंने लूटने का काम किया है, वो लोगों ने देखा है और उसका जवाब इस चुनाव के अंदर वो देंगे। मैं भी पिछले 5 साल 13 से लेकर 18 तक डिप्टी में रहा हूं और उस समय भी लगभग 300-350 करोड़ रुपए का जो बजट हमारे पास था, हमने एक एक पैसा करनाल की डेवलपमेंट पे लगाने का काम किया। भले आप उस समय देखते शहर की दशा और दिशा को सुधारने का काम उस समय हुआ। भले वो ओपन एयर जिम हो, जो प्रोजेक्ट आज पूरे, वो प्रोजेक्ट मैं बाहर से देख के आया था, तब इसको इम्प्लीमेंट करवाया था अपना नगर निगम की मीटिंग के अंदर, उसमें हाउस में पास करवाया उसको। और आज पूरे हिंदुस्तान के हर एक गांव में, शहर में, कस्बे में, हर जगह वो ओपन एयर जिम लगाया। उसका लाभ पूरे देश की जनता ले रही है। भले वो हर वार्ड के अंदर प्रयास रहा, जहां जहां जगह थी, हर वार्ड के अंदर हमने कम्युनिटी सेंटर खुलवाए। जो टाइल की जो सड़कें 4-6 महीने में टूट जाया करती थी, टाइल की सड़कों का एक जो पायलट प्रोजेक्ट था, वो विधान इसके अंदर डाला। हाउस की मीटिंग के अंदर टाइल की सड़कें बनवाई। आज देख लो, आज जितनी भी टाइल की सड़कें बनी है वो नहीं टूटी। दूसरी, आज जितनी भी तारकोल की सड़कें हैं, वो कोई एक सड़क मुझे आप साबुत दिखा दीजिए। उसके बाद हम बात करें हुड्डा के जितने भी सेक्टर थे, वो विकास वहां हो नहीं रहा था। इंतजार कर रहे थे विकास का, क्योंकि हुड्डा डिपार्टमेंट 10,000 करोड़ के कर्जे में था, डेवलपमेंट हो नहीं पा रही थी। मैंने ही हाउस की मीटिंग के अंदर हुड्डा के जितने भी सेक्टर थे, जो 50% से ऊपर बसावट जिसमें हो चुकी थी, उनको नगर निगम की मीटिंग की, हाउस की मीटिंग के अंदर रखवा के उनको नगर निगम के अंडर करवाया। और आज उनकी जो डेवलपमेंट हुई है, आज जो सेक्टरों के अंदर डेवलपमेंट हुई है आपके सामने है, वो सारी जनता देख रही है। भले वहां सेक्टरों की पार्कें हों, शहर की पार्कें हों, हर पार्क के ऊपर पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से
नगर निगम से खर्चा दिलवाया गया ताकि उनकी मेंटेनेंस की जा सके। और आज उस समय पार्कें देखें, करनाल की पार्कें पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर नंबर 1 पार्कें हुआ करती थी सफाई के मामले में। स्वच्छता अभियान के अंदर हरियाणा को दूसरे या तीसरे नंबर पे, करनाल शहर को पूरे हिंदुस्तान के अंदर लाने का काम हमारे उस कार्यकाल में हुआ था। और आज देख लो 115वें नंबर पे पहुंच गया करनाल। क्यों? क्योंकि अभी आपके कांग्रेस पार्टी से जो टिकट मांगने वाले थे उनमें सबसे बड़ा नाम आपका रहा, आप सामने आए। भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर टिकट के प्रत्याशी जो बहुत लंबी सोची है उनकी, कि उसमें पूर्व मेयर रेणुबाला गुप्ता हूँ, सीनियर डिप्टी मेयर रह चुके आपके कार्यकाल में थे कृष्ण गर्ग हैं। अच्छा, लिबर्टी के जो ग्रुप के चेयरमैन है उनका नाम भी सामने आ रहा है, मुकेश अरोड़ा जी हैं, राजेश अग्गी जी है। तो आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से बेहतर और इजी कैंडिडेट कौन सा है जो चुनाव लड़ेगा? कोई भी देखिए, ये तो एक बीजेपी का निजी मामला है, अंदरूनी उन्होंने देखना है किसको टिकट देनी है, किसी को नहीं देनी। क्योंकि आज न जाने मुझे क्यों लग रहा है कि बीजेपी आज बैकफुट पे है, क्योंकि पिछले 5 साल में जिस तरह से भ्रष्टाचार का नंगा नाच शहर के अंदर हुआ है, उससे हालांकि हमारे जो उस पूर्व के मुख्यमंत्री हैं उनको भी पता है, वो इस बात से बहुत डरे हुए भी हैं और इस बात का उनको मलाल भी है कि उनके कार्यकाल के अंदर इतना बड़ा घोटाला हो गया, इतने भ्रष्टाचार में। मतलब आप ये देखो 1200-1300 करोड़ रुपए में से लगभग 20% पैसा लगा है। कहीं ना कहीं आज बीजेपी बैकफुट पे है नगर निगम के मामले में, क्योंकि उनको आज करनाल की जनता को सब पता लग चुका है कि कौन काम करने वाले हैं और कौन व्यक्ति, कौन पार्टी ऐसी है कि जो टरकाने में विश्वास रखते हैं, काम नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम करते हैं। हमने तो काम को करके दिखाया है। चलो, आपने कहा कि बीजेपी ने बहुत भ्रष्टाचार किए और 2014 से सरकार में है भारतीय जनता पार्टी, तो क्या कारण है कि बार बार जो है इन्हीं को पब्लिक चुन लेती है? क्या पब्लिक को दिखाई दे रहा है कि इनका भ्रष्टाचार किया इन्होंने, या कोई घोटाले हुए, या निगम में जो घोटाले हुए जो आप कह रहे कि आरोप है इनके ऊपर, तो बार बार इनको चुनने का कारण क्या है? कि लोकसभा में देख लो, आप विधानसभा में देख लो। नहीं, वो बात आपकी ठीक है। अब किसी ने हर चीज का अंत होता है। जब कहते हैं कि सिर से पानी ऊपर पहुंच जाए ना, तो आदमी डूबता ही डूबता है। अब इनका भ्रष्टाचार का इतना आलम हो चुका है कि अब ये डूबने की कगार में, अब लोग समझ चुके हैं। इन्होंने पीछे राम मंदिर के नाम पे लोगों को बरगलाने का काम किया, इन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, हर मतलब जात पात पे इन्होंने चुनाव लड़ा। अब लोगों को समझ आ चुकी है कि जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो चुनाव है, ये लोकल चुनाव है, पंचायती चुनाव है, ये फेस वैल्यू का चुनाव है। इसमें जनता ने ये देखना है कि हमारे सुख दुख का साथी कौन है, हमारे साथ दिन में रात को 12 बजे भी कौन खड़ा है। अगर हम किसी के पास काम के लिए जाते हैं, हमारे साथ जो व्यक्ति खड़ा होगा उसी को वोट देंगे। और इनके जितने भी एमसी हैं, उन्होंने कितना काम किया है ये तो लोगों से आप जाके पूछें। क्योंकि मैं अगर बात करूंगा तो मेरे ऊपर तो ये आरोप हो जाएगा कि राजनीति कर रहे हैं। सब लोगों के बीच में तो तस्वीरें जो सामने आ रही है, आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे या मीडिया में देख रहे होंगे, जगमोहन आनंद जी हैं, वो भी स्कूटर के ऊपर बैठ के घूम रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, तो चाय की जो है चप्पल भी लग रही है उनकी, तो पब्लिक के बीच में तो वो भी है। चलो कोई बात नहीं, पब्लिक के बीच में हूँ, अच्छी बात है। देखो 4 महीने हुए हैं उस व्यक्ति को बने हुए, उस भाई, हमारा बड़ा भाई है वो, उनको बने हुए 4 महीने हुए हैं धीरज जी। और 4 महीने के अंदर इनके मंत्री खुद ही आरोप लगा रहे हैं कि सरकार उड़न खटोले में घूम रही है। मैं तो नहीं कह रहा ना, ये उनके मंत्री कह रहे हैं। अनिल जी ने कहा है, बात कही है ना, बात बिल्कुल कही है। तो इसका मतलब क्या है, जब उनकी पार्टी के मंत्री सेटिस्फाई नहीं है तो प्रदेश की जनता कैसे सेटिस्फाई होगी और करनाल की जनता कैसे सेटिस्फाई होगी। और बाकी अब आप ये देखो ना, बाकी उनकी जो हमारे यहाँ के विधायक हैं उनकी अगर बात करें, ठीक है 4 महीने से बने हैं, अभी कोई लंबा कार्यकाल भी नहीं हुआ उनके, वो ये भी कह सकते हैं कि भाई 4 महीने में मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन भाई घुमा घुमाई हो रही है, कोई ऐसा काम देखो कोई हुआ नहीं है। लोगों के बीच में आप जब जाओगे पता लगेगा आपको, भाई काम भी कुछ हुआ है। ठीक है, टेलीफोन अगर वो बने, देखो मेरी बात सुनो, लोगों ने उनको इसलिए बनाया ना काम के लिए, कोई ये तो नहीं है कि भाई सत्ता सुख भोगने के लिए बनाया उनको।
ठीक है, उनकी अच्छी बात है, काम करेंगे तो दोबारा भी लोग उनको चुनेंगे। अगर काम ही नहीं करेंगे, जो अभी तक तो कुछ नहीं करा। एक आपने विधानसभा चुनाव से पहले एक जो पुल आपने सिंगल पिलर पुल बन रहा है अपना सेक्टर 14 से लेकर रेलवे रोड तक, विधानसभा चुनाव से पहले भी उस पुल का निर्माण की स्वीकृति मिल गई थी। लोगों ने, दुकानदारों ने उसका विरोध किया, उसका निर्माण रोक दिया गया और आज फिर उसका जो है निर्माण चालू है। उसकी वजह से जो है ना, जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो चरमरा गई शहर के अंदर। तो सेक्टरों के अंदर सेक्टर 14 हो या सेक्टर 13 हो, तो भारी भरकम ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। तो देखो, विकास कार्य भी है, बहुत जरूरी है करनाल के लिए। आपका इस बारे में क्या मानना है? क्या ये मैं ये बेहतर तरीके से हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। और देखिए, उन्होंने पुल पास किया। मैं एक बात कहता हूं, मैं ना तो उसके विरोध में हूं पुल के, और ना मैं उसके पक्ष में हूं। मेरा कहना यह है कि आप जो लोग वहां के भुगतभोगी हैं, आपको उनसे जरूर उनसे पूछना चाहिए था। बाकी रही बात ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने की, देखिए पुल वहां पे भी बना है, जीटी रोड के ऊपर एक बना है आपको पानीपत के अंदर। वहां पे क्या नीचे की ट्रैफिक व्यवस्था ठीक होगी है? ट्रैफिक व्यवस्था ठीक करने से होगी। मैं कहना चाह रहा था कि अगर ये पुल शहर की जरूरत था तो विधानसभा से पहले जब दुकानदार ने विरोध किया था तो क्यों रोका गया? फिर बाद में चालू वो इसलिए रोका गया था क्योंकि लोग इसके विरोध में थे। तो विरोध लोगों को विरोध खत्म नहीं किया गया, सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग उसको रोका गया, वोट हथियाए गए, उसके बाद दोबारा से चालू हो गया। क्या वो नाराजगी तो देखो, आप लोगों के बीच में जाइए। मेरे पास तो उस दिन लोग इकट्ठे होके आए थे कि आप हमारे साथ चलो। मैंने कहा भाई मैं चलूंगा तो मेरे ऊपर तो राजनीतिक ठप्पा लग जाएगा, भाई आप राजनीति कर रहे हो। मैं ये नहीं चाहता। कई लोग इस हक में भी होंगे कि पुल बनना चाहिए, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो चाह रहे हैं कि पुल ना बने, क्योंकि जो नीचे का जो दुकानदार है जो पुल से नीचे रह जाएंगे। अब पुल के ऊपर तो दुकानें बढ़ेंगी नहीं, दुकानें तो नीचे ही रहनी है। और जब उनके व्यापार के ऊपर फर्क पड़ेगा, असली पता तब लगेगा इस पुल का कि भाई कितना नुकसान हुआ है। गेट का रास्ता बंद है आपका, आप देखो ना, चौक का रास्ता है, वो सारा का सारा शहर जाम कर दिया गया है। पहले इन्होंने वो 150-200 करोड़ रुपए की जो लाइटें लगाई, कैमरे लगाए, वो भी ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगाए थे। जिस दिन से वो ट्रैफिक लाइटें लगी हैं, रेड लाइट, उस दिन के बाद और ज्यादा ट्रैफिक व्यवस्था जाम लगने लग गया। ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ चुकी है। पुलिस वाले चौक पे होते नहीं है। जो ट्रैफिक संभालना है वो तो ट्रैफिक वालों ने संभालना है ना, और या उनका विजन होना चाहिए, उनकी सोच होनी चाहिए इसको कैसे दुरुस्त किया जाए। एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने ये आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में से बहुत से नाम गायब कर दिया और नाम गायब है। उसके बाद यही आरोप जो हमें जो उत्तराखंड में लगे, जो मेयर चुनाव था वहां भी देखने को मिले, लोगों ने आरोप लगाया कि 25% लोगों के वोट काट दिए गए। तो करनाल में क्या आपने इसका देखा कि कोई वोट? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे एमसी भाई, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, चाहे कोई आजाद भी लड़ना चाहता है, कि भाई अपने वार्ड की जो वोटर लिस्ट है उसको बिल्कुल गहन उसकी जांच करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके अपनों के वोट कट गए हो और फर्जी उसकी जगह फर्जी वोट बन गए हो। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी आप देखो, महाराष्ट्र के अंदर 6 महीने के अंदर 70 लाख वोट बढ़ गए। आपको कुछ पता है कि नहीं पता? ये आरोप लगा है और ये फैक्ट है। 70,000 वोट उन्होंने मतलब काटे और 70 लाख वोट बना दिए नए। इसका मतलब क्या हुआ? 5 महीने में 70 लाख वोट तो नहीं बढ़ सकते। तो फिर तो बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। मैं तभी आपके माध्यम से सभी जो एमसी का चुनाव लड़ने वाले भाई हैं या जो वोटर हैं हमारे, वो अपनी वोटर लिस्ट के अंदर अपना वोट जरूर चेक करें। नहीं तो यहां पे भी कुछ भी हो सकता है आपकी मेरी वोट ही कट गई हो तो मुझे ये चेक करना है। और मेरे साथ साथ मैं सभी भाइयों से बहनों से भी अपील करूंगा कि आप भी अपना वोटर लिस्ट के अंदर वोट जरूर चेक करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव आयोग ने आपका वोट ही काट दिया हो, या जिन पार्टियों को इनसे लाभ होना है उन्होंने वोट आपका कटवा दिया हो और फर्जी वोट बनवा दिए हो। तो जरूर चेक करें। तो कुछ समाधान निकल सकता है उसका? अगर एमसी में पता बिल्कुल, अगर मान लिया इसका कोई हुआ तो बिल्कुल हम चुनाव आयोग के समक्ष
जो यहाँ के इंचार्ज हैं चुनाव के डीसी साहब हैं उनसे बिल्कुल मिलेंगे और उनको कहेंगे कि भी ये उनको फर्जीवाड़े के बारे में बताएंगे ये जो तो फर्जीवाड़ा हुआ होगा। ये श्री मनोज वधवा जी जो अपने विचार इन्होंने रखे, जिन्होंने शहर के बारे में जो इनकी योजनाएं इन्होंने अपने कार्यकाल में लागू की, के पार्कों की हों, के सड़कों की हों, जो अपनी अगली जो स्ट्रेटेजी है, जो इनकी रणनीति है, वो भी ये बता रहे हैं, उसमें चुनना आपने है। तो अगली बार फिर किसी मुद्दे के साथ में आपके साथ में होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। नमस्कार।